चेन बुई का लवर बने मुझे 5 साल हो चुके थे और मैं दिन पर दिन इतना बिगड़ता गया कि एक ही दिन में 5,40,000 खर्च कर सकता था। फिर ठीक जब मैं उससे एक स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए और 50 लाख मांगने वाला था, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने कुछ सिस्टम मैसेज आने लगे। मत मांगो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बाद में जब मैं लीड आएगा तुम्हारा तो काम तमाम हो जाएगा। ये सुनकर मुझे याद आया कि बाद में फांगशु बहुत लालची हो गया था और फीमेल लीड ने उसे घर से निकाल दिया था। वो गिड़गिड़ाता रहा और आखिर में बहुत बुरी हालत में पहुंच गया था। ये देखकर मुझे भी बुरा लगा। फांगशु मेरा नाम है। मैंने उन सिस्टम मैसेज को घूर कर देखा। मेरा दिल उछल पड़ा और मैंने चुपचाप वो हाथ वापस खींच लिया जो मैसेज भेजने वाला था। लेकिन 1 घंटे बाद शेनबू का अचानक फोन आ गया। क्या तुम्हें वो स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदनी थी? फिर तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? या किसी और ने तुम्हारे लिए पहले ही खरीद दी? शेनबू शायद ही कभी एक साथ इतना बोलती थी, तो शायद ये मेरा भ्रम था। लेकिन आखिर में उसकी आवाज थोड़ी नाराज और दुखी सी लगी, इसलिए मैंने जल्दी से इनकार किया। नहीं, किसी ने मुझे स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदी। तो फिर अब तुम्हें वह क्यों नहीं चाहिए? मुझे अचानक उसे खरीदने का मन नहीं रहा। वैसे भी वह स्पोर्ट्स कार इतनी खास नहीं है, बस ठीक ठाक है। आखिरी शब्द कहते समय शोरूम में खड़ी उस लैम्बोर्गिनी का ख्याल आते ही मेरा दिल दुखने लगा। तभी बुयू ने फिर पूछा, सच में? मैं सच में वह नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टम लगातार मेरे सामने मेरे बेकाबू व्यवहार के परिणाम बता रहा था, जिससे मैं चिढ़ गया और बस बातचीत खत्म करना चाहता था। सच में मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। फोन काटने के बाद मैं अपने मोबाइल को खाली नजरों से देखने लगा। पूरे बीजिंग में ये बात मशहूर थी कि शेनबू मुझे कितना बिगाड़ती है। वो ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन उसने कभी मेरे किसी मांग को मना नहीं किया, खासकर पैसों के मामले में। शुरुआत में मैं महीने में सिर्फ एक बार उससे खर्चा मांगने की हिम्मत करता था। अब मैं जितना चाहूँ उतना मांग सकता था। सुबह मैंने 2 लाख की एक डायमंड घड़ी देखी और जैसे ही उसे मैसेज किया उसने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। 1 घंटे बाद मैंने अपनी फीड में एक कलाकार की पेंटिंग देखी और मुझे वह पसंद आ गई। मैंने कहा, यह कलाकार कमाल का है, मैं तुम्हारे लिए एक खरीदता हूँ। उसने जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैंने पहले ही अपने असिस्टेंट को 20 ऑर्डर करने के लिए कह दिया है। ये पैसे किसी और चीज पर खर्च कर लो। दोपहर तक मैंने एक प्राइवेट आइलैंड का विज्ञापन देखा। बुयू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह आइलैंड हमारे वेकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? शेनबू कुछ देर चुप रही, फिर उसने सीधे उस आइलैंड का मालिकाना दस्तावेज भेज दिया और उसके बाद 5 लाख ट्रांसफर कर दिए। हम इस वीकेंड वहाँ जाएंगे। ये पैसे अपनी पसंद की वेकेशन की चीजें खरीदने में खर्च कर लेना। इस तरह मैं एक ही दिन में शेनबू के लाखों खर्च कर सकता था। कभी कभी अगर वह पैसे ट्रांसफर करने में थोड़ा भी देर कर देती तो मैं पूछता कि क्या उसका मुझसे दिल भर गया है। शेनबू मुझे 2 गुना खर्चा भेज देती। मुझे लगता था कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है, आखिर मैं उसका लवर हूँ। लवर ऐसे ही होते हैं। शेनबू को बस पैसे देने हैं, जबकि मुझे और भी बहुत सी चीजों की चिंता करनी होती है। सिस्टम देखने से पहले तक मुझे कभी नहीं लगा कि गलती मेरी है। आखिर मुझे सिर्फ पैसे खर्च करना पसंद है, इसमें गलत क्या है? लेकिन जब मैं सिस्टम की बातों पर विश्वास करूँ या नहीं इसी सोच में था, तभी अगले ही पल वह स्पोर्ट्स कार में लीड ने खरीद ली। सच में सपोर्टिंग कैरेक्टर और मेल लीड में बहुत फर्क होता है। फीमेल लीड ने उसके लिए बिना पूछे ही खरीद दी। मुझे याद है कि बाद में फांगशु हर चीज से असंतुष्ट हो गया था और यहाँ तक कि मेल लीड से मुकाबला करने की कोशिश भी की थी, जिसके कारण उसका पतन हो गया। फांगशु, चाहे कुछ भी हो, खिड़की के बाहर मत देखना। अगर तुम दोनों इतनी जल्दी आमने सामने आ गए तो तुम्हारा अंत और भी जल्दी आ जाएगा। कौन सा मेल लीड? जिज्ञासा से मैंने तुरंत खिड़की के बाहर देखा और वहाँ वही लैम्बोर्गिनी नीचे खड़ी थी। कार से उतरने वाले आदमी ने दरवाजा जोर से बंद किया, फिर अपने सनग्लासेस ठीक किए। ये देखकर मेरे दिल में अचानक दर्द उठा। सच ही कहा गया है, औरतों की बातें भूतों के झूठ जैसी होती है। शेनबू अक्सर शांत स्वर में कहती थी कि उसके साथ रहने के बाद मुझे जो भी पसंद आएगा वह मेरा होगा, सिर्फ इसलिए कि अभी मुझे वह स्पोर्ट्स कार नहीं चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बाद में भी नहीं चाहिए होगी। अभी थोड़ी ही देर हुई है और उसने मेरी कार किसी और को दे दी। कौन जाने भविष्य में वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। सिस्टम सही कह रहा है, मुझे कुछ करना होगा, कम से कम इतना कि बाद में शेनबू मुझे घर से निकाल दे तो मेरे पास कुछ बचा रहे। ये सोच कर मैंने दांत बींच ली और मन ही मन एक फैसला कर लिया। मेरे यह कहते ही शेनबू का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि कौन से कपड़े हैं जिन्हें मैं पहनना नहीं चाहता और बेच सकता हूँ। तभी मेरे पीछे से एक महिला की खांसी की आवाज सुनाई दी। उसने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे एक कैटलॉग थमा दिया। फांगशु, ये अभी अभी भेजा गया ऑक्शन कैटलॉग है, देखो इसमें तुम्हें कुछ पसंद आता है या नहीं। सबसे पहले पेज पर एक पाठक फिलिप घड़ी थी। इस वाली का क्या ख्याल है? क्या तुम्हें पसंद है? पहले होता तो मैं उत्साह से सिर हिला देता, लेकिन अब सुबह वाले दृश्य को याद करके सच में डर गया था। कहीं ये शेनबू की कोई परीक्षा तो नहीं? मेरे कोई जवाब न देने पर शेनबू ने मेरी गाल पर उंगली से हल्का सा दबाया। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं अपने असिस्टेंट से नहीं, पिछली बार हमने पूरी डायमंड वाली घड़ी नहीं खरीदी थी क्या? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बार बार सिर हिलाया।
ये देखकर उसने बोंगे से कोर ली और अगला पेज पलटा, जहाँ मेरे नाम की नक्काशी वाले पुराने चाय के बर्तनों का एक सेट था। फिर यह वाला, क्या तुम्हें यह चाहिए? नहीं, मेरे पास चाय पीने के लिए कप है, मुझे और खरीदने की जरूरत नहीं है। यह भी नहीं चाहिए। नहीं, बोंगे चढ़ाए शेन बुयू ने एक के बाद एक दर्जनों पेज पलट दिए। मैं तो मुश्किल से आंखें खोलने की हिम्मत कर पा रहा था और दांत बींचे बैठा था। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके चेहरे पर उदासी बढ़ती जा रही है। आखिर में वह आखिरी पेज पर पहुंची जहाँ बुल्गारी की एक जोड़ी रिंग्स थी। मेरी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। मेरा पहला ख्याल था कि एक मेरे लिए और एक शेन बुयू के लिए होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं सोच पाता कि मना कैसे करूं, मेरा मुंह अपने आप बोल पड़ा, यह वाली अच्छी है, मुझे यह चाहिए। आधे शब्द बोलने के बाद मुझे होश आया और लगा कि अब तो गया कम से, इसलिए मैंने सावधानी से उसकी तरफ देखा, यह कहने के लिए कि मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। लेकिन तभी मैंने उसके होंठों के कोने पर मुस्कान देखी। अच्छा, मैं अब भी अपने असिस्टेंट से इसे खरीदने के लिए कहती हूँ। मैंने चुपचाप राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सिर्फ यही एक चीज खरीदूं तो शेन बुयू मुझे अभी भी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन उस रात उसका व्यवहार कुछ अजीब था। बाथरूम में उसने मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर मेरे सीने से लगा लिया। इस शांत रहने वाली महिला बार बार मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं हाँ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उस तथाकथित मेलीर की तस्वीर मेरे दिमाग में आ गई। उस शब्द मेरे गले में अटक गए। मुझे याद आया कि मैं शेन बुयू का लवर हूँ, इसलिए मैंने बार बार सिर हिलाया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सच में पसंद करता हूँ। लेकिन वह साफ तौर पर मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसने मुझे काफी देर तक देखा, फिर धीरे से मेरी आंखों पर चुंबन दिया। सो जाओ, इतना कहकर उसने बस मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो शेन बुयू नीचे बैठकर कॉफी पी रही थी। मुझे देखते ही वह मुस्कुराई और हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया। उसने एक सनी साइड अप अंडा बनाया था। दूसरे अमीर लोगों से अलग शेन बुयू को खाना बनाना बहुत पसंद था। वह हमेशा तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर मुझे खिलाती थी। उसके लाड प्यार से खुश होकर मैंने इनाम के तौर पर उसके गाल पर एक किस कर दिया। तभी शेन बुयू ने मेरे हाथ में कुछ रख दिया। मैंने नीचे देखा तो वह एक बिल्कुल नया ब्लैक कार्ड था। पहले होता तो मैं खुशी से उसके गले लग जाता, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं हिला क्योंकि सिस्टम फिर से स्क्रीन पर भर गया था। पिछली बार सपोर्टिंग कैरेक्टर ने सिर्फ एक ऑक्शन आइटम मांगा था, अब इसका असली चेहरा सामने आएगा। हाँ, ब्लैक कार्ड जैसी चीज का कौन विरोध कर सकता है? क्या फीमेल लीड इतनी उदार है? मेरे कोई प्रतिक्रिया न देने पर शेन बुयू ने मेरे सामने हाथ हिलाया। मैंने देखा कि पिछला कार्ड पुराना हो गया था, क्या उसकी लिमिट कम पड़ रही थी। इस नए कार्ड की लिमिट मेरी वाली जितनी ही है, जितना चाहो खर्च करो। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कार्ड वापस उसके हाथ में रख दिया। नहीं, फिलहाल मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। साथ ही मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद शेन बुयू इससे बहुत प्रभावित न हो, लेकिन कम से कम वह मुझे घर से तो नहीं निकालेगी। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो वह पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। काफी देर की खामोशी के बाद वह मुझे घूरते हुए खुद से बातें करने लगी। शेन ग्रुप की दुनिया भर में 30 सब्सिडियरी है। कुल संपत्ति लगभग 700 अरब है। मेरी निजी लिक्विड एसेट्स 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है और मेरे पास 100 से भी अधिक प्रॉपर्टीज है। मेरा उलझा हुआ चेहरा देखकर उसने आभार समझाया। मेरा मतलब है कि मेरे पास बहुत पैसा है, इतना कि तुम जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर पाओगे। फिर तुम इसे क्यों नहीं चाहते? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं उसे यह तो नहीं बता सकता था। इस सिस्टम कह रहा है कि एक दिन वह मुझसे ऊब जाएगी और मुझे निकाल देगी। मैं काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर मजबूरी में बोला, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता, बस इतना समझ लो कि अब मैं पहले की तरह तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करूंगा। इस बार शेन बुयू चुप हो गई। जब वह उठी तो मैंने पहली बार उसका पीला पड़ा चेहरा और लाल हुई आंखें देखी। शेन बुयू, मेरा मतलब बस कितना है कि सफाई मत दो। यहाँ पैसा होता है वहीं प्यार होता है। अगर तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए तो क्या इसका मतलब है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजा जोर से बंद हुआ और शेन बुयू वहाँ से चली गई। सिस्टम पूरी तरह फट पड़ा। रात तक शेन बुयू वापस नहीं आई। दिन में उसने जो बातें कही थी वे अजीब थी और उन्होंने मुझे भविष्य की कहानी को लेकर थोड़ी उम्मीद भी दी थी। लेकिन मेलीड और सिस्टम की मौजूदगी मुझे बार बार याद दिला रही थी कि मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने शेन बुयू के बारे में सारे विचार एक तरफ रख दिए और पैसे बचाने व भविष्य की तैयारी करने पर ध्यान देने लगा। मैं पूरा दिन घर पर सामान छानता रहा, तभी डोरबेल बजी। सेक्रेटरी ली ने दरवाजा खोला और ऑक्शन से खरीदी गई वो बुल्गारी रिंग मुझे थमा दी। मिस्टर फंक, अगर आपको और पॉकेट मनी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। प्रेसिडेंट शेन ने ऐसा ही कहा है। काफी है, मेरे पास पहले से ही बहुत सामान है। मैं अभी घर व्यवस्थित कर रहा हूँ। अब मैं अपनी गलतियों पर विचार कर रहा हूँ। बुयू इतनी मेहनत करती है और मैं पहले बिना सोचे समझे चीजें खरीदता रहता था। नहीं मिस्टर फन, अब तो वास्तव में ज्यादा खर्च ही नहीं करते। हाल ही में प्रेसिडेंट शेन काम में बहुत व्यस्त है और आपके साथ समय नहीं बिता पा रही है। ऐसे में आपका थोड़ा ज्यादा खर्च करना बिल्कुल सही है। अगर कुछ खरीदना हो तो मुझे बता दीजिए, जो चाहे खरीदिए। पहले जब भी सेक्रेटरी ली मेरे लिए चीजें लाता था उसके चेहरे पर ऐसा भाव होता था जैसे वह किसी स्वर्ग में घुस आया हो। लेकिन आज उसका यह अजीब व्यवहार देखकर मैं रुक गया। नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना। ये सुनते ही सेक्रेटरी ली का चेहरा पूरी तरह निराश हो गया और वह मुड़कर चला गया। 1 घंटे पहले ही प्रेसिडेंट शेन ने उसे काम सौंपा था।
अगर वह मुझे पैसे खर्च करवाने में सफल हो जाता, वो जितनी रकम खर्च होती उसका 20% बोनस उसे मिलता। उस समय उसे लगा था कि वह अमीर बनने वाला है, क्योंकि उसने मेरी खर्च करने की आदतें अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि पूंजीपति कभी मुफ्त में कुछ नहीं देते। जैसे ही वह लिफ्ट से नीचे उतरा, शेन ब्रू का फोन आ गया। वह मेरे पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहा? शायद वह आपका ख्याल कर रहा है और अपनी खर्च करने की आदत बदलना चाहता है। उसने तो मेरे दिए हुए सामान भी बेच दिए। फिर शायद वह पुरानी चीजें हटाकर नई चीजें लाना चाहता हो। नहीं, अब तो वह मुझे उसके लिए नई चीजें खरीदने भी नहीं दे रहा। अगर कोई आदमी तुम्हारे पैसे तक खर्च नहीं करना चाहता, तो क्या उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बची है? अगले 1 हफ्ते तक शेन ब्रू कंपनी के कामों में व्यस्त रही और मैं भी समझदारी दिखाते हुए उसे परेशान नहीं करता था। 1 हफ्ते बाद मैं उसे फिर एक बिजनेस कला में मिला। मेरा हाथ पकड़े हुए वह मुझे बैंक्वेट हॉल में लेकर गई। उसने कहा कि आज रात वह मुझे अपनी जियान से मिलवाना चाहती है। शेन की मोम कई साल विधवा रहने के बाद दोबारा शादी कर चुकी थी और यह उसके सौतेले पिता का बेटा था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आन वही तथाकथित मेल लीड होगा। इतना कि जब शेन ब्रू ने उसका परिचय कराया तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मेरी लाश पर से गुजर कर वे के। अभी तूने क्या कहा? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। मैंने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और हाथ हिलाकर बात टाल दी। फिर अनजाने में अपने सामने खड़े मेल लीड को देखने लगा। अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चेहरा, मुझसे कम नहीं था। लेकिन भला कोई इस बात से कैसे बहस कर सकता है कि वह मेल लीड है? इसलिए मैं चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन तीसरा कदम लेने से पहले ही किसी ने मेरा हाथ पकड़कर वापस खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। शेन ब्रू के पास मुझे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वॉशरूम से निकलने के बाद मैं वापस उसके पास नहीं गया। उसकी बजाय मैं सीधे खाने की मेज के पास गया और अपनी प्लेट भरने लगा। मैं आधा खा चुका था कि लो जिनी मेरे पास आ गया। वह लो ग्रुप का यंग मास्टर था। जब हम पहली बार मिले थे, उसने कहा था कि उसे मेरी तरह अच्छे दिखने वाले लोगों से दोस्ती करना पसंद है। मुझे लगा उसकी पसंद कमाल की है और इसी तरह वह मेरे गिने चुने दोस्तों में से एक बन गया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी आ गया और तुम यहाँ आराम से खा रहे हो। मुझे पता था कि वह आन की बात कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे मुकाबला कर सकता हूँ? मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे घास से ना निकाला जाए। शेन ब्रू इतना आगे नहीं जाएगी, है ना? कौन जानता है, औरत का दिल समुद्र से भी गहरा होता है। फिलहाल तो मैं बस इस बात की चिंता कर रहा हूँ कि निकाले जाने के बाद सड़क पर न आ जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैंने हाल ही में काफी सामान बेच दिया है और पैसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही कुछ नए हुनर भी सीख रहा हूँ। तो फिर एक दुकान खोलो। तुम इतने हैंडसम हो। मैंने पहले भी सोचा है कि अगर तुम स्टाइलिंग शॉप खोलो तो धंधा खूब चलेगा। तुम कुछ चलते फिरते विज्ञापन हो। मैं बता रहा हूँ आजकल ये बहुत लोकप्रिय है, लेकिन मैंने पहले कभी दुकान नहीं खोली। रोजिनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे उंगली से इशारा किया। इसमें समस्या क्या है? मत बोलो। मेरा परिवार कल्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने अच्छी दोस्त को सड़क पर कैसे आने दे सकता हूँ? दुनिया में और भी बहुत सी औरतें हैं। अगर ये रिश्ता नहीं चला तो दूसरी ढूंढ लेना। जो इंसान भावनाओं के मामले में इतना कंजूस हो, उसे संभाल कर रखने की जरूरत ही क्या है? उसकी साफ साफ बातों ने मुझे थोड़ा भावुक कर दिया, लेकिन मैं 2 सेकंड भी भावुक नहीं रह पाया, क्योंकि अचानक मेरे ऊपर एक परछाई पड़ गई। शेन ब्रू आ चुकी थी। उसके चेहरे का भाव पहले से भी ज्यादा खराब था। उसे देखते ही मैं चिढ़ गया। अब इसे किसने नाराज कर दिया? मेरे लिए तो इसके पास पहले से है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। घर चलने का समय हो गया है शू। मेरे जवाब देने से पहले ही एक और शख्स तेजी से आगे आया। उसने शेन ब्रू के कंधे पर हाथ रख दिया। ब्रू, इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे अभी तक फांग शू से ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला। यह आन था। इस समझते ही मैं डर के मारे वहीं जम गया। इतनी जल्दी मेल लीड और सपोर्टिंग कैरेक्टर वाला हिस्सा कैसे आ गया? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे यह नहीं चाहिए। आन बड़ी दिलचस्पी से मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, मैंने बहुत पहले से सुना था कि मेरी बहन का कोई पार्टनर है जिसे वह सबसे छिपा कर रखती है। आज आखिरकार मैं उससे मिल ही गया। उसका परिचित सा लहजा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, सिस्टम ने तो यह नहीं बताया था कि आमना सामना ऐसा होगा। मेरा दिमाग कुछ देर के लिए काम करना बंद कर गया। तभी मैंने महसूस किया कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। आन अचानक उत्साहित हो उठा। हमारी पसंद तो काफी मिलती जुलती है। मैंने भी यह रिंग पहले एक ऑक्शन में देखी थी। इसके बाद उसने क्या कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरे कानों में बस 2 शब्द गूंज रहे थे, मिलती जुलती पसंद और रिंग। क्या वह किसी बात का इशारा कर रहा था? सिस्टम की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। फांग शू हर चीज में मेरे लीड से मुकाबला करना चाहता था। हमेशा मांग करता था और कभी संतुष्ट नहीं होता था। इसी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया, वह सड़क पर आ गया और बाद में किसी वर्क कैंप में धोखे से भेज दिया गया। ये सोचते ही मैं अपनी इज्जत तक भूल गया। मैंने जल्दी से रिंग उतारी और आन के हाथ में रख दी। अगर तुम्हें पसंद है तो ये तुम्हारी है। आन स्तब्ध रह गया। तभी मैंने शेन ब्रू को दांत बीज कर मेरा नाम लेते सुना। मैं मुड़ा और देखा कि उसका चेहरा बेहद डरावना हो चुका था। अब इसे किसने नाराज कर दिया? मैं तो हर बात में समझौता कर रहा हूँ। इतना समझदार लवर इसे और कहाँ मिलेगा? फिर भी ये मुझ पर गुस्सा कर रही है। ये सोच कर मुझे भी गुस्सा आ गया। यहाँ तक कि जब उसने मुझे कार में खींच कर बैठाया, तब भी मैंने ठंडा चेहरा बनाए रखा और उससे बात नहीं की।
ड्राइवर ने पार्टीशन ऊपर कर दिया तो शेन बुयू ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हें पता है कि तुमसे गलती हुई है? मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। मैं उसकी सोच समझ नहीं पा रहा था। पूरे रास्ते हम खामोश रहे। घर पहुंचते ही जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, पीछे से किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। शेन बुयू ने मुझे दरवाजे से सटा दिया। अगले ही पल वह पंजों के बल उठी और मुझे बार बार चूमते हुए पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है कि तुमसे गलती हुई है? पांगशु, जो लोग अपनी गलती नहीं मानते उन्हें सजा मिलती है। मैं पागलों की तरह से हिलाने लगा। इतना सब होने के बाद भी वह मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं गलत हूँ और कह रही थी कि मुझे सजा मिलेगी। क्या वह सच में मुझे निकालने वाली है? मैं कई सालों से उसके साथ हूँ, वह ऐसा कैसे कर सकती है? अगर कोई कई साल तक कुत्ता भी पाल ले तो उससे लगाव हो जाता है। ये सोचकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैं अब पहले की तरह पैसे भी नहीं उड़ाता, हर बात में समझौता करता हूँ। इतना समझदार हो गया हूँ। आखिर तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? यह कहते ही मेरे अंदर दबे हुए सारे भाव फूट पड़े। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेन बुयू का रवैया अचानक नरम पड़ गया। उसने मेरी सारी बातें चुपचाप सुन ली और फिर अपना माथा मेरे माथे से टिका दिया। तभी मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं। मैं यह सह सकती हूँ कि तुम मेरे पैसे खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन पांगशु, जो चीज़ मैंने तुम्हारे लिए खरीदी उसे तुम इतनी आसानी से किसी और को कैसे दे सकते हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? ये सुनकर मेरे मन में बहुत कुछ था जो मैं कहना चाहता था, लेकिन शेन बुयू की वजह से मेरी सांसें तक बिखर गई थी और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। रात गहराती गई और जब मैं मीठी नींद में डूबने वाला था, तभी मैंने एक बेबसी आह सुनी। लेकिन मुझे तुम्हारे समझदार बनने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम खुश रहो पांगशु। ये बात मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। बचपन में मेरे मोम और डैड भी मुझसे यही कहते थे, हमारा पांगशु कितना हैंडसम है, वह जो चाहे कर सकता है, बस खुश रहना। हमारा परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सिर पर चढ़ा कर रखा। वे कहते थे कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस खुश रहना चाहिए। मैं हमेशा गर्व महसूस करता था कि मेरे मोम और डैड दूसरों से अलग हैं, लेकिन मेरे 18वें जन्मदिन पर वे एक आदमी को घर लेकर आए जिसका सरनेम चेन था। वह खास हैंडसम नहीं था, लेकिन बहुत अमीर था। परिवार के सभी लोग मुझसे कह रहे थे कि मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं शक्ल सूरत को लेकर काफी सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया। खाने के दौरान वह मेरे बगल में बैठा मुझे मुस्कुराते हुए घूरता रहा। धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगा। मैं अनजाने में एक एक कदम पीछे हटता गया, जब तक कि पीछे हटने की जगह ही खत्म नहीं हो गई। मैंने सिर घुमाकर देखा तो मेरे मोम और डैड भी मुस्कुरा रहे थे और मुझे देख रहे थे। पांगशु, ये उपकारी तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए। उसी पर मुझे लगा जैसे अभी अभी खाया हुआ खाना मेरे पेट में रेजर ब्लेड बन गया हो। मुझे याद नहीं कि मैं वहाँ से कैसे भागा, बस इतना याद है कि मैं बहुत देर तक सड़कों पर भटकता रहा। फिर फोन बजा। सबसे पहले मेरे डैड की गरजती हुई आवाज सुनाई दी, क्या मुफ्त का खाना खाकर तुम्हारा पेट भर गया? तुम्हारे परिवार ने तुम पर इतना पैसा खर्च किया, क्या तुम्हें सबसे अच्छे कपड़े और चीजें नहीं दी, स्टाफ नहीं दी गई? क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं बन सकते? परिवार के लिए इतनी सी बात भी नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें बेकार ही पाला, तुम सच में एक एहसान फरामोश बच्चे हो। ये मेरी मोम की रोती हुई आवाज आई। अपने डैड को दोष मत दो, परिवार सच में अब ऐसे नहीं चल सकता। हम यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। बॉस जी अमीर है और तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, उनके साथ रहोगे तो घर से बेहतर जिंदगी नहीं मिलेगी क्या? पांगशु, अच्छे से सोचो, परिवार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार किया है क्या? हमने बॉस जी को बहुत सोच समझ कर चुना है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो हम मान लेंगे कि हमारा कोई बेटा ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गया। आखिर में मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और घर के दरवाजे तक वापस पहुंच गया, लेकिन दरवाजे के उस पार जो आवाजें सुनाई दी वे फोन पर सुनाई गई बातों से बिल्कुल अलग थी। बॉस जेन, आपकी नजर वाकई कमाल की है। हमारा लड़का पूरे इलाके में सबसे खूबसूरत माना जाता है और कितना बोला भी है। मैं वहीं जड़ हो गया। फिर मैंने अपनी मोम को भी हंसते हुए सुना, चिंता मत कीजिए बॉस जेन, वह लड़का जरूर वापस आएगा। हमने उसे हमेशा सिर पर चढ़ा कर रखा है, उस पर कितना पैसा खर्च किया है, उसे फिजूल खर्ची की आदत पड़ चुकी है। आखिरकार वह वापस आ जाएगा, कुछ ही दिनों में समझदार बनकर लौटेगा। तो उस ट्री प्रोजेक्ट वाली बात पर क्या हमें थोड़ा और पैसा मिल सकता है? उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ग्राहक के सामने सजा कर रखे गए मेमने जैसा था। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे यहाँ से भागना होगा जितना दूर हो सके। मैं सीढ़ियाँ उतरकर भाग गया। घर की लाइटें अभी भी जल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि अब वह मेरा घर नहीं रहा। मैं बहुत दूर भाग गया। मेरे डैड मुझे ढूंढ नहीं पाए और कई बार फोन किया। वे कहते रहे कि मैं उन्हें मार डालना चाहता हूँ। जवाब में मैंने कहा कि मैं भी जाकर मर जाऊंगा। घर से भागने के बाद मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। आखिरकार मैंने अपने चेहरे के सहारे मॉडल का काम शुरू किया। कमाई बुरी नहीं थी, लेकिन मैं अब भी पानी की तरह पैसे उड़ाता था। जब मैं सबसे ज्यादा गरीब था तब मेरा एजेंट
मुझे एक बैंक्वेट मिल गया। उसने कहा था कि वहाँ मुझे काम से जुड़ी पहचान मिलेगी, लेकिन वहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि वह कोई सामान्य बैंक्वेट नहीं था। वह किसी पुराने बुरे सपने की तरह था जो फिर से दोहराया जा रहा था। डर के मारे मैं एक बार फिर भाग निकला। भागते भागते मेरी टक्कर शेन बुयू से हो गई। उसे देखते ही मेरे मन में पहला ख्याल आया, कितनी खूबसूरत है। दूसरा ख्याल आया, अगर मुझे किसी के साथ रहना ही पड़े तो ऐसा कोई होना चाहिए। इसलिए मैंने पूछा, मिस क्या आप सिंगल हैं? जब उसने कहा कि हाँ, तब मैंने पूछा, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? लगता था उसे यह बात पसंद आई। मुझे देखकर वह मुस्कुराई। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? उसकी बात सुनकर मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। फिर मैंने उसे कहते सुना, ठीक है। और बस ऐसे ही मैं शेन बुयू का लवर बन गया। उसने मुझे इतना प्यार किया, इतना बिगाड़ा कि मैं ये भूल गया कि हर चीज़ की कीमत होती है। सिस्टम के आने से मुझे यह बात याद आई, इसलिए मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन शेन बुयू ने कहा था कि उसे मेरे समझदार बनने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ चाहती है कि मैं खुश रहूं। अगली सुबह जब मैं उठा तब तक शेन बुयू कंपनी जा चुकी थी। बाद में वह घर आई, लेकिन हम हर बार एक दूसरे से बस चूक जाते थे। मैं भी अपनी दुकान खोलने की तैयारी में व्यस्त हो गया। ये सफर आसान नहीं था। एक बार तो मेरे फंड लगभग खत्म हो गए, लेकिन तभी एक रहस्यमय व्यक्ति ने अचानक मेरे अकाउंट में कई मिलियन ट्रांसफर कर दिए और दुकान के प्रमोशन में भी भारी निवेश किया। सिस्टम से मुझे पता चला कि वह रहस्यमय व्यक्ति शेन बुयू ही थी। मैं उलझ गया। कहानी के अनुसार तो उसे मेरी फिजूल खर्ची पसंद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सिस्टम इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं दे पाया। मैंने ध्यान से पिछली बातें याद की। शेन बुयू ने मुझे अनगिनत बार पैसे दिए थे, लेकिन कभी यह नहीं पूछा मैं उन्हें कैसे खर्च करता हूँ। मैं जो भी करता वह बस मुस्कुरा कर कहती, हमारा फंक्शन कमाल है। क्या ऐसी शेन बुयू सच में सिस्टम की बातों की तरह मुझे किसी दिन पैसे ज्यादा खर्च करने के कारण घर से निकाल देगी? अचानक मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं शेन बुयू से मिलना चाहता था, बाकी सब कुछ भूलकर बस उससे खुलकर बात करना चाहता था। ये सोचकर मैंने लंच ऑर्डर किया और तय किया कि खुद उसे कंपनी में देकर आऊंगा। मैं पहले भी कई बार शेन ग्रुप जा चुका था। इस बार मैं शेन बुयू को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने फ्रंट डेस्क से उसे सूचना नहीं देने को कहा। इसी तरह मैं सीधे एग्जीक्यूटिव फ्लोर तक पहुंच गया, लेकिन ऑफिस के बाहर पहुंचते ही मुझे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह आन रांझ था। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी। तुम सच में फंक्शन को बहुत बिगाड़ती हो, उस पर काफी पैसा खर्च कर दिया है ना? दुकान खोलने में 80 लाख, ऑनलाइन मार्केटिंग में 50 लाख और ऑफलाइन प्रमोशन में 30 लाख। ये सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि ये वही रकम थी जो शेन बुयू ने मेरी दुकान में लगाई थी। मैं वहीं जम गया, हिल भी नहीं पाया। तभी सिस्टम फिर से चलने लगा। आखिर यही सीन क्यों होना था? मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन अब क्या कहानी बदल जाएगी। बाद में तुम्हें जरूर मेरी लीड को मनाना पड़ेगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाराज होने वाला है। मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी मैंने शेन बुयू की हल्की सी आवाज सुनी। शायद मैंने सच में थोड़ा ज्यादा खर्च कर दिया। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। अगले ही पल मैं घबरा कर वहाँ से भाग निकला। मैं कितना बेवकूफ था। मुझे वही गलती दोबारा झेलनी पड़ी, तब जाकर समझ आया। सिस्टम की बातें भले ही कठोर थी, लेकिन घर से निकाले जाने से तो बेहतर था मैं पहले ही वापस जाकर अपना सामान समेटूं और भाग जाऊं। पिछली बार जब मैं घर से निकला था तब सबसे बड़ा पछतावा यही था, मैं कुछ भी साथ नहीं ले गया था। इस बार मैं इतना लेकर जाने वाला था कि कोई पछतावा न रहे। ये सोचकर मैं बिना रुके घर पहुंचा। पूरे बड़े पेंट हाउस में जो भी कीमती चीजें थी समेटनी शुरू कर दी। इतने सालों का साथ रहा था, अगर कोई बड़ा योगदान नहीं भी था तो कम से कम मेरी मेहनत तो थी। पूरा मुआवजा मांगना ज्यादा तो नहीं था, है ना? मैंने इतना सामान पैक किया कि आखिर में उसे ले जाने के लिए मूवर्स भी बुलाने पड़े। जिस अपार्टमेंट में मैं शिफ्ट होने वाला था वह दुकान के पास पहले से ही ढूंढ रखा था ताकि दुकान संभालना आसान हो। अब वही जगह मेरे भागने को भी आसान बना रही थी। दूसरी तरफ जब शेन बुयू कंपनी से निकली तो सेक्रेटरी ली घबराया हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसे फ्रंट डेस्क से पता चल गया था कि मिस्टर फांग लंच लेकर आए थे, लेकिन बॉस के चेहरे से साफ था कि उन्होंने वह लंच नहीं खाया। वो ज्यादा देर तक सोच भी नहीं पाया था कि शेन बुयू ने पूछ लिया कि आखिर हुआ क्या था। सेक्रेटरी ली ने अपनी सारी अटकलें बता दी। शेन बुयू का चेहरा तुरंत बदल गया। कई कॉल्स का जवाब न मिलने के बाद शेन बुयू ने लगभग ड्राइवर की सीट छीन ली। पूरी रफ्तार से घर की ओर निकल गई। अपार्टमेंट पहुंचकर ही सेक्रेटरी ली को एहसास हुआ कि उसने हालात की गंभीरता को बहुत कम आंका था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खाली अपार्टमेंट नहीं देखा था। उसने यह भी देखा कि उसके बॉस के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। लंबी चुप्पी के बाद शेन बुयू अचानक मुड़ी। उसकी आंखें लाल थी। क्या यह उसके खर्च करने के लिए काफी नहीं था? या मुझे उसे और पैसे भेजने चाहिए? लेकिन अब वो मुझे पसंद नहीं करता। वो मेरे पैसे तक खर्च नहीं करता। मैं हूँ, पैसा पैसा है। उसे दोनों में फर्क करना आना चाहिए। उसे पैसे पसंद है, पैसे खर्च करने से वो खुश होता है। मैं बस उसे खुश करना चाहती हूँ। ये कहते कहते शेन बुयू ने अचानक आदेश दिया, कल किसी तरह से पैसे पहुँचाओ। बस उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वे मेरी तरफ से है। बाकी तरीका तुम खुद सोचो, बाद में मुझे रिपोर्ट देना। सेक्रेटरी ली कुछ समझ नहीं पाया। सेक्रेटरी ली चुप रहा। सेक्रेटरी ली के पास आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो तो नया अपार्टमेंट पुराने शहर में था जहाँ जिंदगी आरामदायक और सुविधाजनक थी। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं नीचे बैठकर लोगों की गपशप सुनता। एक बार एक बुजुर्ग आंटी ने
हमेशा की तरह कहा, शाओफांग तुम इतने हैंडसम हो, अभी तक सिंगल क्यों हो? मेरे पास कुछ लड़कियां हैं। घर छोड़ने के बाद से शेनबू ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया था, जैसे वह मेरी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई हो। अगर मैं कहूँ कि मुझे दुख नहीं हुआ तो वह झूठ होगा। आखिर इतने सालों में मैं उसे सच में पसंद करने लगा था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब अक्सर शेनबू के सपने देखता था। सपनों में वह किसी और इंसान जैसे लगती थी। हांगशू तुम इतने मुश्किल क्यों हो? जैसे ही अंशी आया मैं घबरा कर जाग गया। मैं सिस्टम को देखकर खुद को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन घर बदलने के बाद सिस्टम धीरे धीरे गायब होने लगा। मुझे लगा शायद इसलिए क्योंकि मैं कहानी की मुख्य धारा से बाहर निकल चुका था। मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन अंदर एक अजीब खालीपन था। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि मैंने इतने सारे सामान साथ ले लिए हैं। अगर शेनबू मुझे ढूंढने नहीं आई तब भी आखिर में फायदा मेरा ही हुआ। यह सोचकर मैंने कुछ बड़बड़ाते हुए गालियां दी। सुपरमार्केट की ओर निकल गया। एक दिलचस्प बात यह थी कि घर छोड़ने के बाद मेरी किस्मत अचानक बेहद अच्छी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद मुझे पैसे देना चाहता हो। नतीजा यह हुआ कि घर छोड़ने के बाद मेरी जीवन शैली खराब होने के बजाय और बेहतर हो गई। एक बार मैंने कुछ सामान खरीदा और सुपरमार्केट की लॉटरी में हिस्सा लिया। मुझे पहला इनाम मिला, स्विट्जरलैंड के एक लग्जरीज की रिसोर्ट की 5 दिन की यात्रा। स्टाफ मुस्कुराकर बोला, सर आपकी किस्मत तो कमाल की है। अभी स्विट्जरलैंड घूमने का सबसे अच्छा समय है और इस महीने जिनका जन्मदिन है उनके लिए खास बोनस भी है। आपकी फ्लाइट टिकट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड की जा सकती है। ये सुनकर मुझे अचानक याद आया कि मेरा जन्मदिन आने वाला था। घर छोड़ने के बाद मैंने कभी वह दिन नहीं मनाया था। भले ही मुझे वह दिन पसंद नहीं था, लेकिन थोड़ा फायदा मिल जाए तो बुरा भी नहीं था। इसलिए मैंने खुशी खुशी या अचानक मिली यात्रा स्वीकार कर ली। स्विट्जरलैंड पहुंचकर मुझे फिर शेनबू की याद आई, क्योंकि स्की करना उसी ने मुझे सिखाया था। वो एक बेहतरीन टीचर थी, हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती थी। अगर गिरना भी पड़े तो खुद गिरती थी, लेकिन मुझे गिरने नहीं देती थी। लेकिन होटल लौटते ही मैंने खुद को पहचाना। भांगशू, तुम सच में शेनबू के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते है ना? खुद को कोसने के बाद मैंने सिर उठाया और आसपास देखा। सामने का दृश्य पूरी तरह अनजान था। अनजाने में मैं स्की करते करते रास्ता भटक गया था। निराश होकर मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मेरे दिमाग में तुरंत एक शब्द कौन था, एवलांच। प्रतिक्रिया देने का मौका मिलने से पहले ही बर्फ की विशाल लहर ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। उस पर मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था, मैं मरने वाला हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं त्यागे जाने उस सड़क पर मरने वाली किस्मत से बचा था और अब मैं एवलांच में मरने वाला था। मैं हार मानने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक चिल्लाता रहा। आखिर में मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे सच में किसी के मुझे पुकारने की आवाज सुनाई दी, लेकिन तब तक मेरे पास चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी। फिर भी वह आवाज रुकी नहीं, वह लगातार करीब आती गई और फिर किसी ने मुझे पूरी ताकत से बर्फ के ढेर से बाहर खींच लिया। जब मैंने उसका चेहरा साफ देखा तो वह शेनबू थी। उसने कहा, सोना मत भांगशू। उसने मुझे आधा उठाकर और आधा घसीटते हुए पहाड़ की तरफ ले जाना शुरू किया। कुछ देर बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, शेनबू तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? ये सच था, मैंने कभी उसे इतना बिखरा हुआ नहीं देखा था। उसने बस हल्की सी आवाज निकाली। मैं महसूस कर सकता था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और हर कदम उसके लिए मुश्किल हो रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि हम वापस नहीं जा पाएंगे? किसने सोचा था कि तुम फीमेल लीड और मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर एक साथ मरेंगे? अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी, इसलिए मैं मजाक करने लगा। वह रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा, फिर भारी और बैठी हुई आवाज में बोली, तुम ठीक हो जाओगे, मुझ पर भरोसा करो। और भांगशू, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शेनबू की सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों तक बिल्कुल साफ पहुंच रही थी। लेकिन मेरी दुनिया में तुम कभी कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं थे। तुमने यह बात पहले क्यों नहीं कही? मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। तुम बार बार माफी क्यों मांग रही हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस 2-3 बार और लड़खड़ाई। मैंने उसका चेहरा छुआ और तब एहसास हुआ कि उसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। शेनबू को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो मेरे लिए आई थी और शायद मेरी वजह से मारने वाली थी। उसे नहीं आना चाहिए था। वह ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अगर किसी को मरना ही है तो सिर्फ मुझे मरने दो। मैं विनती करता हूँ, शेनबू को जिंदा रहने दो। मैं लगातार मन ही मन प्रार्थना करता रहा। मैंने उसे अलग होने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़े रखा। जब मैं लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, तभी अचानक पास से बचाओ दिल की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने उसके कपड़े कसकर पकड़ लिए और पूरी ताकत से चिल्लाया, वे ज्यादा दूर नहीं है, हम बच जाएंगे। तुम आंखें बंद मत करना, सुन रही हो? सौभाग्य से हम दोनों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। बाद में सेक्रेटरी ली ने मुझे बताया कि शेनबू ने सभी लोगों की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया था।
वह खुद दुर्घटना वाले इलाके में गई और एक एक इंच तलाशती रही। उसने किसी भी रेस्क्यू वर्कर से ज्यादा देर तक और ज्यादा अंदर तक खोज जारी रखी। मुझे ढूंढने के बाद भी वह अपने शरीर के सहारे मुझे संभाले रही जब तक कि रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच गई। सेक्रेटरी ली ने आहबाते हुए कहा, मिस्टर फंग, भले ही मेरी बॉस कभी कभी थोड़ी पागल लगती है, लेकिन आप सच में उनके दिल में रहते हैं। आपके जाने के बाद भी मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और अनायास एक नाम बोल बैठा। सेक्रेटरी ली ने वह नाम सुन लिया और अचानक सब समझ गया। उसने 2 बार खांस कर कहा, वैसे वह स्पोर्ट्स कार उसने सीधे उसी कार्ड से खरीदी थी। मुझे अब भी खोया हुआ देखकर उसने धीरे से एक और बड़ा राज खोल दिया। और मिस्टर फंग, क्या आपको सच में नहीं पता, मिस्टर आन की पसंद असल में बॉस जैसी ही है। ये सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। आन अंदर आया। मैं तुम्हें देखने आया हूँ। फूलों का गुलदस्ता लिए वह मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। अब जब मुझे उसकी पसंद के बारे में पता था तो समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बात करूं। वह झुककर मेरे कान के पास मुस्कुराया, अगर मेरी बहन के साथ बात नहीं बनी तो क्या तुम मेरे साथ रहने के बारे में सोचोगे? उसकी बात सुनकर मैं मुश्किल से बोल पाया, मुझे तो लगा था कि तुम उसे पसंद करते हो। आन ने नाट के अंदाज में आंखें घुमा दी। कौन इस वर्कहॉलिक को पसंद करेगा? वह इतनी कंजूस भी है। मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो खुद उसके पास जाना पड़ता है। वह और करीब झुकने ही वाला था कि दरवाजे की तरफ अचानक शोर हुआ। शेन बुयू, जो लंगड़ाते हुए दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी थी, उसे गूंजते हुए बोली, मैं अभी मरी नहीं हूँ, उससे दूर रहो। आन के जाने के बाद मैंने पूछा, तुम मुझे बचाने क्यों आई थी? मुझे लगा था कि तुम बस मेरे साथ खेल रही थी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मेरे होंठ दबा दिए। शेन बुयू ने हंसते हुए कहा, तो तुम इतने समय से यही सोच रहे थे? क्या तुमने कभी किसी को सिर्फ मजाक के लिए इतना पैसा खर्च करते देखा है? क्या तुम्हें पता भी है कि किसी के साथ होने का मतलब क्या होता है? उसकी आवाज बढ़ा गई। नहीं, तुम अब मुझे पसंद नहीं करते, तुम तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं करते। यह सुनकर मैंने तुरंत उसके कपड़े पकड़ लिए ताकि वह आगे कुछ न कहे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस शेन बुयू की आंखें चमक उठी। बस क्या? अपराध बोध से भरा हुआ मैं धीरे धीरे बोलने लगा और सिर भी झुका लिया। मुझे डर था कि अगर मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी। मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा समझदार बन जाऊं तो शायद तुम मुझे घर से नहीं निकालोगी। इसके बाद काफी देर तक खामोशी रही। शेन बुयू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुझे बहुत हल्के से अपनी बाहों में भर लिया और अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। फिर मैंने उसे एक बार फिर माफी मांगते सुना। मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रही हो? इस बार मुझे जवाब मिला। मुझे तुम्हें यह बात पहले बता देनी चाहिए थी। कौन सी बात? मैं तुमसे प्यार करती हूँ फंगशू। तो जवाब हमेशा से इतना आसान था। प्यार में बदले की उम्मीद नहीं होती। हमारी कहानी यही खत्म होती है। अब मैं शेन बुयू की कहानी बताना चाहता हूँ। मेरी मोम के गुजर जाने के बाद मैं हमेशा खुद को बुला दिया गया महसूस करती थी, इसलिए मैं घर से भाग गई। मैं जिद में सोच रही थी कि जब फादर को पता चलेगा कि मैं गायब हूँ तो वे मुझे ढूंढने आएंगे और मुझे नजरअंदाज करने पर पछताएंगे। लेकिन फादर मुझे ढूंढने कभी नहीं आए, एक बार भी नहीं। जो मुझे ढूंढने आया वह कोई और था। उसने झाड़ियों को हटाया, पलकें झपकाई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लुका छिपी खेल रही हो? मेरे साथ खेलोगी? उस लड़के का नाम फंगशू था। फंगशू मुझे हर जगह साथ लेकर जाता था। उसने यह भी कहा था, तुम मेरी तरह ही खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनने की अनुमति देता हूँ। उसी दिन से मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए हैं। एक बार उसने देखा कि एक शरारती लड़का फंगशू से लड़ रहा था। फंगशू हार रहा था। बिना सोचे मैं भी दौड़कर लड़ाई में कूद पड़ी। कुछ ही देर में वह लड़का हारने लगा। वह पहली बार था जब शेन बुयू ने ऐसा कुछ किया था। जब लोगों ने हमें अलग किया तभी मुझे एहसास हुआ, तो यही है, यही वह एहसास है। मैं चाहता हूँ कि फंगशू हमेशा खुश रहे। हमारे साथ आने के बाद लोग अक्सर मुझसे कहते थे कि फंगशू सिर्फ पैसे का लालची है। हर बार मैं सोचती थी उन्हें क्या पता, फंगशू को पैसे पसंद है। ये तो पैसे के लिए सम्मान की बात है और संयोग से मेरे पास बहुत पैसे हैं। फंगशू जितना भी अतिरिक्त पैसा खर्च करता है, मुझे लगता है कि वह मुझे थोड़ा और प्यार करता है। नए साल के दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक इच्छा मांगी थी। मैं चाहती हूँ कि फंगशू अपनी पूरी जिंदगी कुछ भी किए बिना सिर्फ खुशियों से टकराता रहे, क्योंकि वही पल मेरे लिए भी सबसे बड़ी खुशी होंगे।